नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं 5 की बात। आपको वो दिन याद है जब बीजेपी के नेता बढ़ती हुई महंगाई का रोना रोते हुए सब्जियों की माला पहनकर प्रदर्शन किया करते थे, और अब महंगाई बढ़ती जा रही है तो दलील है कि देश के विकास के लिए ये जरूरी है। देश के विकास के लिए महंगाई जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि किसका विकास हो रहा है? महंगाई क्यों बढ़ रही है? क्या सरकार महंगाई पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हुई है? लोगों पर इसका क्या असर पड़ रहा है? रसोई से लेकर तमाम जरूरी सामान जैसे सब कुछ महंगा हो गया है और महंगा होता जा रहा है। ताजा खबर यह है कि रसोई गैस, जो आपके रसोई के लिए जरूरी है, जिस पर खाना पकता है, रसोई गैस अब एक बार फिर से उसकी कीमत बढ़ गई है। 3 रुपए 50 पैसे और ज्यादा महंगी हो गई है एलपीजी यानी कि रसोई गैस, और 1000 रुपए के पार है रसोई गैस के सिलेंडर का दाम। दिल्ली में 1003 रुपए का एक सिलेंडर हो गया है। वो औसत साइज का सिलेंडर जो आपकी रसोई में इस्तेमाल होता है वो अब 1003 रुपए में मिलेगा दिल्ली में, और कोलकाता में इससे भी ज्यादा 1029 रुपए का ये सिलेंडर है। मुंबई में भी 1000 के ऊपर है, यानी कि तमाम जगहों 1000 के ऊपर है रसोई गैस के दाम। 1002 रुपए का एक सिलेंडर मुंबई में, चेन्नई में 1018 रुपए 50 पैसे का। इसके साथ साथ न सिर्फ रसोई गैस जो आपके घर में इस्तेमाल होती है वो, बल्कि जो कमर्शियल सिलेंडर है जो बड़ी जगहों पर इस्तेमाल होता है वो भी 8 रुपए महंगा हो गया है। तो अब जब कमर्शियल सिलेंडर महंगा हो गया है तो इसका असर कहां कहां पड़ेगा आप समझ सकते हैं। ये लगातार बढ़ती हुई महंगाई का एक सिलसिला भर है। बीते हफ्ते ही खबर आई कि महंगाई दर 8 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। पिछले 8 सालों में सबसे ऊंचे स्तर पर महंगाई दर पहुंची। इस महंगाई दर का मतलब क्या है? हमारे जीवन में, आपके जीवन में इस महंगाई दर का क्या फर्क पड़ता है? फर्क तब पड़ता है जब आप दुकान में सामान खरीदने जाएं, आप बाजार में सब्जी खरीदने जाएं, आप नींबू खरीदने जाएं और पता चलता है कि इसके दाम आसमान छू रहे हैं। तब समझ में आता है कि महंगाई दर जो बढ़ी है उसका मतलब क्या है। बीते हफ्ते आए आंकड़ों के मुताबिक भारत में सितंबर 2014 के बाद सबसे तेज महंगाई दर का महीना अप्रैल है। अप्रैल में खुदरा महंगाई दर 7.79% तक पहुंच गई। बीते महीने यानी कि मार्च में ये 6.95% थी। मार्च और अप्रैल के बीच में भी इतना जंप हुआ है, 6.95% से 7.79% महंगाई दर। लेकिन जो खाद्य महंगाई दर है, यानी कि जो खाने पीने की चीजें महंगी हुई हैं या जो फूड इन्फ्लेशन है, वो अप्रैल में 8.10% रही। इन सब का असर हमारे रोजमर्रा की खरीद पे पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है, कैसे पड़ रहा है, समझिए इस ग्राफिक्स के जरिए कि आपके जीवन में इस महंगाई दर का क्या मतलब है। जैसे कि आप तेल खरीदने जाते हैं, खाने का कोई भी तेल, रिफाइंड, चाहे सनफ्लावर लें, सोयाबीन लें, जो भी लें, मिसाल के तौर पे सोयाबीन का तेल 160 रुपए अगर था तो वो बढ़कर अब 180 रुपए हो गया है, तो 20 रुपए इस पे बढ़ गए। आटे का 10 किलो का पैकेट 340 रुपए से बढ़कर अब 360 रुपए है। यानी कि मार्च और अप्रैल में भी अगर आप मुकाबला करें तो जो फूड इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो बढ़ती जा रही है। जो कपड़े धोने का डिटर्जेंट साबुन आता है वो 90 रुपए का मिलता था औसतन, और अब वो बढ़ के 120 रुपए का हो गया है। कॉस्मेटिक्स के दाम औसतन, जो भी मेकअप की चीजें हैं, वो 20% से बढ़ के 30% हो गए हैं, और मसाले भी 20% महंगे हो गए हैं। यानी कि आपकी रसोई का बजट वैसे ही बढ़ेगा। गैस ज्यादा है, मसाले ज्यादा हैं, जो रिफाइंड तेल है वो ज्यादा है, तो लगातार तमाम चीजें बढ़ रही हैं। इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है उसका मतलब सीधे तौर पे ये है। तो हमारे साथ प्रोफेसर अरुण कुमार हैं, अर्थशास्त्री, समझाने के लिए हमें इस महंगाई का मतलब और ये कि महंगाई विकास के लिए जरूरी है, तो विकास किसका हो रहा है, और डॉक्टर अमन चुग हैं जो अर्थशास्त्री हैं।
प्रोफेसर अरुण कुमार, जो आरबीआई की तरफ से एक सहनशीलता की दर होती है कि जो इन्फ्लेशन है वो किन किन आंकड़ों के बीच रहेगा तो ठीक है, उससे ये पार चली गई है महंगाई दर। और कहा जाता है, अर्थशास्त्री कहते हैं, अगर आप हमें समझा सकें, कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा भी अच्छा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, कहीं बीच में होना चाहिए, और इसका बहुत गलत असर अर्थव्यवस्था पे पड़ता है। जो अभी की स्थिति है उसको कैसे समझें हम? देखिए, ऐसा है कि इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि आप जब बाजार जाते हैं तो जो चीज आप पहले 1 रुपए की खरीद रहे थे वो 1 रुपए से ज्यादा की मिलेगी। अगर आपकी आमदनी इस दौरान नहीं बढ़ी है तो आपकी जेब पे डाका पड़ रहा है। अगर आपकी आमदनी बढ़ती रहे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारे देश में 94% जो लोग हैं वो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, उनकी तो आमदनी बढ़ती नहीं है। 6% ही है जो संगठित क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन वहां पे भी जो डीए न्यूट्रलाइजेशन होता है वो 6 महीने बाद आता है, तो उनको भी नुकसान होता है। तो यानी कि संगठित क्षेत्र को नुकसान होता है, लेकिन असंगठित क्षेत्र को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। उनकी जेब पे एक तरह से डाका पड़ता है, जबकि महंगाई बढ़ जाती है। उनकी वो बार्गेनिंग पावर नहीं होती है कि वो और ज्यादा जो अपनी तनख्वाह मांग सकें। यहां तक हो जाता है कि उनकी तो नौकरी भी चली जाती है, उनकी तनख्वाह बिल्कुल खत्म हो जाती है, उनके ऊपर और भी ज्यादा मार पड़ती है। तो कुल मिलाकर जो महंगाई की जो दर है वो दिखाती है कि आपका अगर तनख्वाह से ज्यादा बढ़ रहा है तो आप नुकसान में जा रहे हैं, और उसका असर फिर गलत पड़ता है। तो ये कहा जाता है कि जो महंगाई जब ज्यादा है तो मतलब कि जो आरबीआई ने कहा 4% ±2%, वो एक रेंज है, लेकिन अब तो उससे रेंज से भी बाहर है। तो नहीं, 4% तो ठीक है, लेकिन टॉलरेट कर सकते हैं, 2% उसके ऊपर भी हो, लेकिन उससे भी ज्यादा है। यानी कि 6 तक ठीक था, लेकिन अब तो कहीं ज्यादा 7.7। पर मेरा मानना है कि 6% भी सही नहीं है, क्योंकि 6% भी जो असंगठित क्षेत्र है उसको तो मार पड़ेगी पड़ेगी। ये तो उनकी मॉनेटरी, लेकिन महंगाई दर बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए प्रोफेसर अरुण कुमार। वो इसलिए कहते हैं उससे थोड़ा थोड़ा बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। तो इसलिए कहते हैं अगर 1 या 2% हो तो चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा होगी तो हमारे असंगठित क्षेत्र। जी, तो ये जो असहनशीलता की जो एक सीमा थी उसके भी ऊपर महंगाई दर है और रिकॉर्ड तोड़ है पिछले 8 सालों में। तो डॉक्टर अमन चुग, दरअसल ये महंगाई बढ़ क्यों रही है, आपकी क्या समझ है? नमस्कार है, जय हिंद है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये जो मेजरली महंगाई रिसेंट टाइम्स में जो बढ़ी है, 2 कारण से बढ़ी है। कोविड क्राइसिस के कारण वर्ल्ड ओवर अप्रोक्सीमेटली फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी के तहत सारे ग्लोबल इकोनॉमीज ने $32 ट्रिलियन नोट पंप करे हैं मार्केट में, यानी कि इकोनॉमी के अंदर। इतना पैसा जब एक ही साल में छपेगा और घुसेगा, जैसे मसलन 2008 में क्राइसिस आया था तो यूएस ने 2008 से लेकर 2013 में टोटल $3 ट्रिलियन छापे थे, मगर 2020-21 में एक ही साल में यूएस ने अंदाजन $5 ट्रिलियन छाप दिए। इसके कारण जो इतना फ्लश ऑफ मनी वर्ल्ड ओवर में घुसा, उसके कारण एक तो महंगाई बढ़ गई, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, ये जो रिसेंटली जो रशिया यूक्रेन या जो कोविड क्राइसिस जो हुआ है 2020 के बाद, इसके कारण जो सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट हो गई है। सप्लाई चेन डिसरप्ट होने के कारण हमारे यहां पे ये जो महंगाई है ये डिमांड के कारण नहीं हो रही वर्ल्ड ओवर, ये मेजरली सप्लाई साइड डिफेक्ट्स हैं या सप्लाई साइड जो बॉटलनेक्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, स्पेशली रिसेंटली जो रशिया यूक्रेन वाला एपिसोड हो गया, इसके कारण ये पूरा महंगाई का दर। तो मैं आपकी 2 बड़ी वजह समझ गई। तो क्या हम ये माने कि एक तो आपने कहा, बिल्कुल सही कहा, कि सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है, दूसरे की बहुत ज्यादा पंप किया गया है इकोनॉमी में, पैसा बहुत फ्लश हुआ है, इसलिए भी है। अरुण कुमार जी, आप इस बात से, इस तर्क से कि महंगाई इस वजह से बढ़ रही है और सरकारें इसलिए नाकाम हैं, या सरकार नाकाम साबित हुई है, क्या कि कहेंगे, या कुछ कर सकते थे? देखिए, ऐसा है कि ये जो मनी सप्लाई बढ़ी है, जो बहुत ज्यादा लिक्विडिटी पंप की है, तो शुरू में तो कोई महंगाई हुई नहीं, बल्कि जब दाम तो भारत में घटने लगे थे तो हमारे यहाँ लिक्विडिटी बहुत पंप हुई, स्टॉक मार्केट में पैसा बाहर से आया, स्टॉक मार्केट में दाम बढ़ गए, पर बाकी जो देश में दाम, तो अगर आप 1.25 साल पहले का दाम देखें तो दाम गिर रहे थे उस समय। तो ये ऐसा नहीं होता है कि तुरंत आपने जब पैसा डाल दिया तो तुरंत उससे महंगाई बढ़ती है। दूसरी बात यह है कि जो अगर आप कह रहे हैं कि पैसा बहुत डाल दिया उससे डिमांड बढ़ गई है और डिमांड की वजह से जो इन्फ्लेशन है, तब तो बात समझ में आती है। लेकिन अमन जी सही कह रहे हैं कि ये तो सप्लाई बॉटलनेक है। सप्लाई बॉटलनेक क्यों हो गए? क्योंकि अब जैसे कि मेटल के जो प्राइसेस बढ़ गए इंटरनेशनली, कच्चे तेल के दाम बढ़ गए इंटरनेशनली, शिपिंग चार्जेस बढ़ गए, क्योंकि वो आप देखें तो जो मतलब जो कंटेनर है उनका शॉर्टेज हो गया, वो जो पोर्ट पे ही अटक गए थे, है ना। तो बहुत सारे सप्लाई फैक्टर्स रहे। और अमन जी ने सही कहा कि जब यूक्रेन का युद्ध हुआ तो ये और ज्यादा बढ़ गए।
लेकिन हमारे देश में भी देखिए तो जो पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ा दिए क्योंकि उस पर टैक्स बहुत लग गया, और ये बुनियादी वस्तु होती है, ये बुनियादी वस्तु के दाम बढ़ा देंगे तो प्रोफेसर अरुण कुमार, पेट्रोल और डीजल के दाम तो लोगों को तैयार रहना चाहिए शायद और बढ़ेंगे, क्योंकि तेल कंपनियां तो ये कह रही हैं कि दाम और बढ़ाना ही पड़ेगा, नहीं तो हालत खराब हो जाएगी उनकी। नहीं, देखिए वो बहुत प्रॉफिट कमा रही है इस समय, क्योंकि इतनी शॉर्टेज नहीं हुई है। और जैसे शेल कंपनी है तो ब्रिटेन ने खुद ही कहा कि शेल तो बहुत प्रॉफिटियरिंग कर रही है, तो हमारी जो पेट्रोल कंपनियां हैं वो जो है बहुत ज्यादा प्रॉफिटियरिंग कर रही हैं, उनके खुद इस समय की जो स्थिति है, इस समय की जो स्थिति है वो कितनी गंभीर है डॉक्टर अमन चुग? मैं एक इसमें राजनीति के बगैर, लेकिन राहुल गांधी ने जो कल कहा उस बात पर एक समझना चाहूंगी कि क्या वो एक फजूल का डरा रहे थे, या अगर आप फिगर्स देखें चाहे वो इन्फ्लेशन के हो या अनएम्प्लॉयमेंट को हो, तो श्रीलंका और भारत की स्थिति में क्या फर्क दिखता है? वाकई हमें डरना चाहिए क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स भी बहुत ऊंचे हैं। महंगाई तो क्या, आप तेल खरीदने जाइए रिफाइंड, आप पेट्रोल डीजल भरवाने जाइए, आप नींबू खरीदने जाइए, तो आम आदमी तो यही समझेगा कि हम जो सामान खरीदने जा रहे हैं वो पिछले महीने से भी 20-30 रुपए आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो भयावह स्थिति तो है। देखिए, रिटेल इन्फ्लेशन डेफिनेटली बहुत हाई है, फूड इन्फ्लेशन बहुत हाई है, मगर हमें ये समझना जरूरी है कि इंडिया की जो डेमोग्राफीज हैं, इंडिया के जो फंडामेंटल स्टफ है, वो श्रीलंका के साथ कंपैरिजन में नहीं है। आज अगर हमारा 8 ईयर हाई इन्फ्लेशन है तो यूके का 40 ईयर हाई इन्फ्लेशन है, यूएस का 40 ईयर हाई इन्फ्लेशन है। सो हमें आई थिंक अपने इंडियन इकोनॉमिक फंडामेंटल्स के पर्सपेक्टिव से समझना जरूरी है। ठीक है, हम अगर एब्सोल्यूट में ना समझे कि यूके और यूएस का क्या, वो इकोनॉमी भी अलग है और हमारी इकोनॉमी भी अलग है। जहां पे हम हैं और हम डेवलपिंग इकोनॉमी है, वो अलग इकोनॉमी है। वही मैं कह रहा हूं, तो मेरी कंपैरिजन नहीं है। श्रीलंका को हम कंपेयर ना करें। ठीक है, श्रीलंका को भी अगर हम कंपेयर नहीं करते हैं, पर हम अगर हम एब्सोल्यूट नहीं देखें, हम ये देखें कि इन्फ्लेशन जो भी हो, पर लोगों की जेब पे तो भारी असर पड़ रहा है ना डॉक्टर चुग, क्योंकि अगर आप एलपीजी के दाम अब 1000 के ऊपर हैं और रसोई की तमाम चीजें, तो जब इनकम नहीं बढ़ता है तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम सर्वाइवल आम लोगों का, मिडिल क्लास का, जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, इसका होगा? इसमें मैम आधी स्टेटमेंट सही है कि महंगाई बढ़ रही है, वो इंपैक्ट करेगा, मगर इनकम नहीं बढ़ रही या एम्प्लॉयबिलिटी नहीं बढ़ रही है, तो हम डेमोग्राफीज में देख ही रहे हैं कि इनकम बहुत तेजी से बढ़ रही है, एम्प्लॉयबिलिटी बहुत तेजी से बढ़ रही है। डिवीजन बहुत बड़ा है पैंडेमिक के दौरान। प्रोफेसर अरुण कुमार, जो गैप है रिच और पुअर का, उसके तो आंकड़े भी हैं और ये भी दिखा है कि कितने लोगों की नौकरियां गई हैं, तो इनकम बढ़ा है। जाहिर है कि कुछ अरबपतियों करोड़पतियों की इनकम बढ़ी है, लेकिन नौकरियां भी बहुत गई हैं। अरुण कुमार जी, आपको लगता है कि इनकम डिस्पैरिटी बढ़ी है पैंडेमिक में? एक मिनट डॉक्टर चुग, में वापस आऊंगी आपके पास। प्रोफेसर अरुण कुमार, देखिए ये तो साफ जाहिर होता है कि अभी प्राइस का सर्वे आया था तो ये सिर्फ यही नहीं दिखा रहा कि पैंडेमिक के दौरान 2015-16 के बाद जो 60% नीचे का तबका है उसकी आमदनी गिर गई, और तो सबसे 20% तरीका है और तबका है उसकी 55% आमदनी गिर गई, और जो टॉप का 20% है उसकी आमदनी 35% बढ़ी। तो ये तो दिखाई पड़ रहा है कि जो नोटबंदी के बाद और खासकर जब पैंडेमिक के बाद ये खाई बहुत ज्यादा बढ़ी। स्टॉक मार्केट उछाल पे था जबकि अर्थव्यवस्था गिरावट पे आ रही थी। तो ये यही दिखा रही है कि जिसके लोगों की नौकरी चली गई, उनकी आमदनी चली गई, और दूसरी तरफ जो अमीर आदमी हैं उनकी जो इनकम बहुत ज्यादा बढ़ी, उनका वेल्थ बहुत बढ़ गया, स्टॉक मार्केट वेल्थ बहुत बढ़ गया। डॉक्टर चुग, ये डिस्पैरिटी बढ़ी है, जो अमीर है 35% इजाफा हुआ है उनके इनकम में, और जो गरीब हैं वो और गरीब हो गए हैं, और जो बीच का क्लास है, कई लेवल्स हैं अब तो मिडिल क्लास में, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, उनमें तो बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई। पूरा 1 मिनट बोलने का मौका दीजिए। बिल्कुल, कहिए जी। 2008 से पहले हमारी जो ग्रोथ थी वो अंदाजन 9.5% थी, मगर एम्प्लॉयबिलिटी सिर्फ 2.7 मिलियन थी। 2003 से पहले हमारी ग्रोथ 4.5% थी, मगर एम्प्लॉयबिलिटी 60 मिलियन थी। 2014 के बाद, जो हम स्पेसिफिकली आंकड़ों की बात कर रहे हैं, 2014 के बाद इंडिया एक ट्रांजिशन फेज पे आया जहां से हमारी इकोनॉमी एक अलग स्तर में टेक ऑफ कर रही है, क्योंकि कई तरह की जो नौकरियां थी, जो एम्प्लॉयबिलिटी थी, वो रिडंडेंट हो रही है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप इवॉल्व हो रही है। हम एक टेक बेस्ड इकोनॉमी इवॉल्व हो रहे हैं, हम एक ऑटोमेटेड बेस्ड इकोनॉमी इवॉल्व हो रहे हैं। तो यहां पे जो एजुकेशनल सिस्टम था, जो पुराना रिडंडेंट, उसके कारण कई लोग जो नॉन स्किल बेस्ड थे या नॉन एजुकेटेड बेस्ड थे, उनको नौकरियां नहीं लग रही हैं। मगर न्यू व्यवसाय और न्यू एंटरप्रेन्योरल स्किल्स, तो मैं नौकरियां लगने की बात नहीं कर रही हूं, मैं पैंडेमिक के दौरान लोगों की नौकरियां गई, जो अनऑर्गेनाइज क्षेत्र है वहां पर नौकरियां गई, जो काम कर रहे थे उनसे धंधा छूटा, मैं उसकी भी बात कर रही हूं। बहरहाल मेरे पास समय इतना, मैं एक आखिरी सवाल आपसे समझना चाहती हूँ, एक सेकंड सा, मैं एक आखिरी सवाल आपसे समझना चाहती हूँ। कुल मिला के इस समय की जो स्थिति है महंगाई की, उससे आम लोग परेशान हैं, उससे कुछ राहत आप बतौर एक अर्थशास्त्री क्या समझते हैं? क्या जल्दी ही कोई राहत मिलेगा? डीजल, पेट्रोल और बाकी तमाम चीजें?
देखिए, जितनी जल्दी हम राहत सोच रहे हैं वो तो नहीं मिल सकता, क्योंकि ये सिचुएशन और डिटेरेट होते हुए दिख रही है। जहां पे चाइना ताइवान के साथ भी दिख रहा है, वहां पे इजराइल ईरान दिख रहा है। तो ये सप्लाई चेन बॉटलनेक्स और ऑयल तो ऊपर बढ़ता हुआ दिखता है, तो टेम्पररी रिलीफ तो नहीं रहेगा। तो सप्लाई चेन में बॉटलनेक्स जो है वो दिख रहा है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का चर्चा के लिए और हमें समझाने के लिए कि स्थिति इस समय पे क्या है। लेकिन ये बात बहुत ज्यादा एक फिक्र भी पैदा करती है कि अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि महंगाई से छुटकारा मिलने वाला है फौरन, तो ऐसा होगा नहीं और नहीं होता हुआ दिख रहा है। बावजूद इसके महंगाई के ऊपर राजनीतिक चर्चा कमी दिखती है और बात ज्यादातर मंदिर मस्जिद और कहां मस्जिद आके मंदिर बनने चाहिए उस पर होती है, क्योंकि ज्ञानवापी के बाद अब बात मथुरा की भी होने लगी है। एक ब्रेक के बाद हम भी इसी की बात करेंगे। तो 5 की बात में अब बात करते हैं ज्ञानवापी। ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद है, इसका मसला जो है वो कोर्ट में है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कल 3 बजे तक सुनवाई टाल दी गई है। हिंदू पक्ष की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली है। हिंदू पक्ष के मुख्य वकील के बीमार होने की वजह से सुनवाई टाली गई है। वाराणसी कोर्ट में भी आज की सुनवाई पर रोक है। मुस्लिम पक्ष की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई रोकी है। अब वाराणसी कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी और वाराणसी कोर्ट में 17 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट जमा हो गई है। 70 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट जमा हो गई है। कोर्ट कमिश्नर ने यह सर्वे रिपोर्ट जमा की है, जिसे देखने समझने में भी वक्त लगेगा क्योंकि इसमें 70 पन्ने हैं। और इसके ऊपर हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने बात की है विशाल सिंह से। विशाल जी, कितनी बड़ी रिपोर्ट है? कुछ बता रहे हैं, कई बक्से हैं, थोड़ा बताइए उस बारे में। बॉक्स जो है वो फोटोग्राफी और स्टिल फोटोग्राफी की है और वीडियोग्राफी की है। उसके चिप वगैरह हैं, बॉक्स के अंदर सील है, वो सील सहित हमने उसको दाखिल कर दिया है कोर्ट में। और रिपोर्ट अलग से है, उसके पन्ने अलग हैं, वो सब अलग से दाखिल हुए हैं। कितने पेजेस हैं लगभग? संलग्नक अटैचमेंट ये जो चिप वगैरह है बॉक्स के, वो अटैच्ड है इस रिपोर्ट के साथ। आप सर ये बताइए कि आप लोगों ने सर्वे किया 3 दिन, तो अलग अलग क्या, जैसे कि आपने गुंबद का किया सर्वे तो वो अलग रिपोर्ट लिखी है, या बेसमेंट का क्या, वो जैसे जैसे कमीशन की कार्रवाई हुई है उस हिसाब से जैसे जैसे हम लोग गए उस हिसाब से रिपोर्ट बनी है। सबसे ज़्यादा चर्चा जो हो रही है वो इस बात को लेकर के हो रही है कि जो वजू खाना है वहाँ पर अर्घा है और उसमें शिवलिंग है, तो आपने उसको डिस्क्राइब किया है और उसकी वीडियोग्राफी जो करी वो भी लगाई है, उसकी फोटो भी? वीडियोग्राफी स्टिल फोटोग्राफी सब लगी हुई है, वो सील पैक है। और हम लोगों ने जो रिपोर्ट बनाई है उसमें बिना किसी भेदभाव के जो चीज़ें कही गई वो भी लिखी है और जो चीज़ें दिखाई दी वो भी लिखी है। जो चीज़ें दिखाई गई वो भी लिखी है। अजय मिश्रा ने भी कल अपनी रिपोर्ट दाखिल की है जो पहली 6 और 7 मई की है। क्या वो कोर्ट में एडमिसिबल है सर? क्योंकि अभी जो लास्ट ऑर्डर था उसमें अजय मिश्रा को बाहर कर दिया था कार्रवाई से। वो कार्रवाई से बाहर नहीं किया था, आप लोग गलत न्यूज़ चला रहे हैं। चूँकि 12 के बाद की जो आदेश हुआ है, जो भी कार्रवाई हुई है उससे वो नहीं करेंगे। उसके पूर्व 6 और 7 की जो रिपोर्ट है उनको दाखिल करनी थी, मैंने कल ही बता दिया था। ज्ञानवापी विवाद पे कांग्रेस के सांसद केटीएस तुलसी ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा है कि अगर वहां पर आज हिंदू धर्म के प्रतीक हैं, इसका मतलब है कि लोगों को गैर कानूनी तरीके से प्रार्थना करने से रोका गया है। ये तो हिंदू मानस पर घाव है और इसे बहाल करना बहुत जरूरी है। ये जो किस्सा है ये सिर्फ 500 साल पुराना है और 500 साल में अगर आज भी वो इंटैक्ट है, हिंदू रिलीजन के सिंबल्स दीवारों के ऊपर अगर हैं, तो मेरे विचार में तो लोगों को इलीगली वहां पे वर्शिप करने के लिए रोका गया। अभी रिस्टोर ही नहीं होना चाहिए, रिस्टोर विद डैमेजेस होना चाहिए। क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि मैं पार्टी का सिपाही हूं, मगर इसलिए मेरे पर्सनल व्यूज हैं और क्योंकि सिख धर्म इन मुश्किलात से निकला है, तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से शीशगंज साहिब है, अगर कोई उसको ठोस पहुंचाएगा
तो 500 साल बाद भी हम नहीं छोड़ेंगे। तो ये तो एक जो द वुंड ऑन द हिंदू साइकी, उसको रिस्टोर करना आवश्यक है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार की घर घर राशन योजना को रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को चुनौती देने वाली राशन डीलरों की 2 याचिकाओं को मंजूरी दी थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन संघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि घर घर चीजें पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार कोई और योजना लाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वो केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए अनाज का इस्तेमाल घर घर पहुंचाने की योजना के लिए नहीं कर सकती। दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 जनवरी को आदेश सुरक्षित रख लिया था। अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर और जानकारी के साथ। इसकी ये आम आदमी पार्टी की जो एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम थी अखिलेश, उसको झटका है और जो दलील दी गई है वो उसमें ये तर्क है कि केंद्र सरकार की ये दी हुई अनाज, इसलिए इसको नहीं वो कर सकते डोर टू डोर डिलीवरी, किसी और चीज को करें। तो क्या इसका राजनीतिक मतलब निकल रहा है और ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बुरी खबर है? बिल्कुल बुरी खबर है नगमा, क्योंकि जो दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार है वो केंद्र की योजना से मिले हुए सब्सिडी वाले राशन को, अनाज को अपने नाम से दे रही थी। करीब 73 लाख लाभार्थी हैं दिल्ली में जो कि फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कवर होते हैं और इन्हें ये राशन दिया जा रहा था। इसका नाम था मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। लेकिन केंद्र सरकार ने कहा था कि पिछले साल 20 फरवरी को जो योजना शुरू हुई थी इसका विरोध किया था। कहा था कि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून है उसमें यह प्रावधान है कि उसके तहत जो सेंट्रल पूल से अनाज दिया जाता है सब्सिडी वाला, वो कोई भी राज्य सरकार अपने नाम से नहीं दे सकती है। यह इसमें प्रावधान स्पष्ट दिया गया है और इसी का विरोध केंद्र सरकार ने तब भी आम आदमी पार्टी सरकार को चिट्ठियां लिख करके जताया था। लेकिन जब आम आदमी पार्टी सरकार, दिल्ली सरकार नहीं मानी, वो इस योजना को जारी रखे हुए थी, तो इसको फिर चुनौती दी गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट में शुरुआत में एक तरह का अंतरिम जो आदेश आया था उसमें दिल्ली सरकार को राहत दी गई थी। कहा गया था कि जो कोटा है उसको आप कम कर दीजिए, यानी जो 35 किलो राशन उसमें आप थोड़ी कटौती करके इसको बांटना जारी रख सकते हैं। लेकिन बाद में केंद्र सरकार ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप वापस दिल्ली हाईकोर्ट जाइए और दिल्ली हाईकोर्ट, केंद्र सरकार वापस आई। उसके बाद इस साल जनवरी में दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। आज ये फैसला आया है, इसमें जो योजना है उसको रद्द कर दिया गया है। तो ये दिल्ली सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। हालांकि जी बिल्कुल जो आप सही कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार के लिए झटका है और दरअसल केंद्र सरकार की स्कीम को दिल्ली सरकार अगर अपने नाम से चला रही थी तो श्रेय ले रही थी, जो कि केंद्र सरकार को मिलना चाहिए था। धन्यवाद आपका अखिलेश इस हमें ये समझाने के लिए विस्तार में कि ये मामला जो है वो पूरा क्या था। और आम आदमी पार्टी के लिए बुरी खबर है कि वो जो राशन बांट रही थी वो राशन उसे केंद्र सरकार के पूल से, जो केंद्र के पूल से मिला था, उसे वो अपने नाम से बांट रही थी, जो वो नहीं कर सकेगी। तो इस वक्त 5 की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं। 34 साल पुराने रोड रेज केस में कांग्रेसी नेता नवजोत सिंह सिद्धू को एक बड़ा झटका लगा है। नवजोत सिंह सिद्धू को 34 साल के बाद आखिरकार इस मामले में सजा हुई है और वो भी रिगरस इम्प्रिजनमेंट, 1 साल जेल की सजा है, सश्रम कारावास जिसे कहते हैं, बामशक्कत सजा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने ये अपने 15 मई 2018 के 1000 रुपए के जुर्माने की सजा को बदला है। सिद्धू के पास अपील का कोई कानूनी विकल्प नहीं है। सिर्फ 1 दिन सिद्धू ने अभी जेल में गुजारा है। उन्हें पूरे 1 साल की सजा मिली है, यानी कि 365 दिनों में से 1 दिन गुजरा है, अभी 364 दिन की सजा बाकी है। और ये सजा जो है वो सश्रम सजा है, यानी कि बामशक्कत सजा। ये 34 साल पुराना मामला है।
जहाँ तक सिद्धू केस का सवाल है, मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बहुत अपवाद होता है, बहुत कभी कभी होता है, बहुत रेयर होता है कि फौजदारी मुकदमे में सेंटेंस के विषय में पुनर्विचार हो। इस बार हुआ है। जाहिर है उच्चतम न्यायालय को लगा कि कई गलतियां हैं। मैं समझता हूँ निर्णय को ध्यान से विश्लेषण करने के बाद जो रेमेडीज हैं वो की जाएंगी, चाहे वो हल हो एक क्यूरेटिव पिटिशन का, चाहे वो हल हो और प्रकार की याचिकाओं का। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि ये इतना पुराना मामला है जिसमें मामले सब स्पष्ट हो गए थे और स्थिर हो गए थे। उसमें वापस अगर ये सेंटेंस का मुद्दा खुला है तो अपवाद तो निश्चित होता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान से विश्लेषण करना पड़ेगा। 34 साल पुराने मामले में अब नवजोत सिंह सिद्धू को आखिरकार सजा हुई है 1 साल की। आगे बढ़ते हैं। दूसरी खबर बहुत जरूरी खबर है और बहुत अफसोसनाक खबर है। असम में जिस तरह से भारी बारिश की वजह से हालात बहुत खराब हैं और बाढ़ के हालात हैं पूरे राज्य में। इस बीच बाढ़ के हालात देखने बीजेपी विधायक वहां पर पहुंचे और उनके जो कारनामे थे उस पर सवाल उठ रहे हैं। होजाई में एक जगह सड़क पे काफी पानी भरा हुआ था। बीजेपी विधायक शिबू मिश्रा वहां जाने से हिचकिचाने लगे, फिर वहां से निकलने के लिए एक जवान की पीठ पर सवार हो गए। वीडियो में देख सकते हैं आप कि एक जवान एक हाथ में पानी की बोतल और दूसरे हाथ में बीजेपी विधायक को दूसरे हाथ से कंधे पे उठाया हुआ है। पानी से भरी सड़क पर चलते हुए वो विधायक को बोट में बिठाता है, क्योंकि जो विधायक महोदय हैं वो अब पैरों से चल के जाने से इनकार कर रहे थे। उन्हें पानी में पैर नहीं डालना था और वो इस जवान की पीठ पर चढ़ गए थे वहां पे बाढ़ का मुआयना करने के लिए। तो ये वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है, हास्यास्पद है वीडियो। गंभीर स्थिति है बाढ़ की असम में। इस वक्त 5 की बात में इतना ही। नमस्कार।